Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So in this video we are going to discuss about our next topic and that is हर्बर्ग टू फैक्टर थ्योरी। तो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बस 2-4 पोर्शन हमारा रिमेनिंग है, जिसमें हमारा टू फैक्टर थ्योरी, एक्स एंड वाई थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, इस तरीके से 2-3 टॉपिक है जिसको हम अपने बस आज की भी क्लास में और अगली क्लास में कवर कर लेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे फर्स्टली ये जानना है कि ये जो थ्योरी है इसको डेवलप किया था हर्बर्ग ने, जिन्होंने एक्सटेंड किया था मास्लो के वर्क को। मीन्स मास्लो ने जो थ्योरी हमें प्रेजेंट किया था, बताया था, डिफाइन किया था, उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हुए, मतलब मोटिवेशन से ही रिलेटेड है, जिसको बताया था हर्बर्ग ने, जिसे हमने टू फैक्टर थ्योरी का नाम दिया। ये एक स्पेसिफिक कंटेंट थ्योरी है जो कि बेसिकली वर्क मोटिवेशन से रिलेटेड है। इसमें कंडक्ट किया गया है कि मोटिवेशन स्टडी ऑन अबाउट 200 अकाउंटेंट एंड इंजीनियर एम्प्लॉयड बाय 11 फर्म्स। मतलब इस तरीके से एक तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है कि किस तरीके से मोटिवेशनल स्टडी हमारे काम से रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या बताया गया है, he used critical incident method of obtaining data for analyzing of the professional and were told to state when they felt exceptionally good or exceptionally bad about their respective job। मीन्स हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारा जो रिस्पेक्टिव जॉब है, जो हमारा स्पेसिफिक जॉब है, वहाँ पर हमारे जो प्रोफेशनल लाइफ है, या हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हमारे वर्क प्लेस पे हम उसको काम करने के लिए किस तरीके से मोटिवेट होते हैं, उसको एनालाइज कैसे करते हैं, हम अपने डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं। तो मीन्स कहने का मतलब है मोटिवेशन से रिलेटेड ही कुछ फैक्टर को इसमें इंक्लूड किया गया, जिसको हमने टू फैक्टर थ्योरी का नाम दिया है। सबसे फर्स्टली है रिपोर्टेड गुड फीलिंग वर जनरली एसोसिएटेड विद गुड एक्सपीरियंस एंड जॉब कंटेंट। कि आप क्या बताते हो कि एक तरीके से अपने फीलिंग को रिपोर्ट करते हो, जो कि बेसिकली रिलेटेड होता है आपके जॉब एक्सपीरियंस से, जॉब कंटेंट से। रिपोर्टिंग बैड फीलिंग, इसी के साथ में हम अपने जॉब प्लेस पे जो हमारा बैड फीलिंग होता है, मीन्स जो हमारी नेगेटिविटी है, उसको हम दूसरे के साथ ही उसको भी एसोसिएट करते हैं, जो कि हमारे सराउंडिंग, हमारे जो एक व्यावसायिक वातावरण है, जहाँ पर हमारा जो वर्क प्लेस है, उसके आसपास किस तरीके से जॉब कॉन्टेक्स्ट रहता है, ये सभी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो हर्बर्ग ने इसको कंडक्ट किया है, बताया है कि किस तरीके से जो एक मोटिवेटर्स है या हाइजीन है, जिसको हम मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं, ये आपस में किस तरीके से दो अलग अलग चीज़ है, बट कहीं ना कहीं दोनों जो रिलेट है वो हमारे मोटिवेशन से रिलेट है, जिसको हमने नाम दिया हर्बर्ग टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। जो मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर है आर दोज फैक्टर विच आर नेसेसरी टू मेंटेन ए रिस्पॉन्सिबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कि एक जो मेंटेनेंस है या हाइजीन जो फैक्टर होते हैं, जो कि हमारे मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं, वो फैक्टर किस तरह से नेसेसरी रहते हैं हमारे एक तरीके से जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, कि हम किस लेवल पे किस तरीके से सेटिस्फाई होते हैं, उसके रीज़न को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। देयर एब्सेंस प्रूव टू बी स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फायर। ये बताता है कि अगर हम इसी को एब्सेंस में ले लें, मतलब कि इसके हम विदाउट में देख ले, तो ये किस तरीके से डिससेटिस्फायर को बताता है कि जो डिससेटिस्फायर वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हाउएवर एन इंक्रीज इन द प्रेफरेंस ऑफ दिस फैक्टर अबव रीजनेबल लेवल विल नॉट लीड टू एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन इन एम्प्लॉयज। और साथ ही साथ ये अगर इस चीज़ का इंक्रीजमेंट हो जाए, मीन्स जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अगर इसी का जो इंक्रीजमेंट हो जाए, तो ये हमारे सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है। अगर यही चीज़ हमारा कम हो जाता है तो ये डिससेटिस्फायर को बढ़ाता है। तो इस तरीके से बता रखा है कि इसके एब्सेंस में और इसकी प्रेजेंस में किस तरीके से जो मोटिवेशन फैक्टर है वो इसको प्रभावित करता है। यहाँ पे आप फिगर के थ्रू भी इसको देख सकते हो कि यहाँ पे जॉब डिससेटिस्फैक्शन दे रखा है कि इन्फ्लुएंस बाय हाइजीन फैक्टर, जैसे वर्किंग कंडीशन हो गया कि कैसा वातावरण है, पॉलिसीज़ है, रूल्स है, सुपरवाइजर की कैसी क्वालिटी है, किस तरीके से वर्क को कंप्लीट करते हैं, क्या उनका तरीका है, बेस वेजेस एंड सैलरी की, वहाँ पे वेजेस सैलरीज इनका क्या सिस्टम है, किस तरीके से ये डिफाइन किए जाते हैं, दिए जाते हैं। इसके साथ में बताया गया जो हर्बर्ग का टू फैक्टर प्रिंसिपल है, जिसमें इंप्रूविंग द मोटिवेटर फैक्टर इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। कि इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, मोटिवेशन के थ्रू, मीन्स हम अपने एम्प्लॉय को किस तरीके से मोटिवेट करके उसके सेटिस्फैक्शन को बढ़ाते हैं, या उनको अपने जॉब के लिए सेटिस्फाई करके उनको काम में उनके 100% से हम उनके स्किल का यूज़ करते हैं। इम्प्रूव करता है हाइजीन फैक्टर को, जो कि डिक्रीज़ करता है जॉब डिससेटिस्फैक्शन को। मीन्स अगर हम अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, हमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो ये जो मोटिवेशन फैक्टर है ये उसको इम्प्रूव करेगा, बेटर करेगा।
जॉब सेटिस्फैक्शन में इसके कुछ पॉइंट इंक्लूड है इन्फ्लुएंस्ड बाय मोटिवेटर फैक्टर, जैसे हमारे अचीवमेंट हो गए, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वर्क इटसेल्फ हो गया, पर्सनल ग्रोथ हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर इंक्लूड होता है जिसको हम इन्फ्लुएंस करते हैं। मीन्स ये सारे जो पॉइंट्स है ये हमें सेटिस्फैक्शन को एक तरीके से प्रेरित करता है अपने जॉब के प्रति। तो ये सारे पॉइंट्स है जिसको हमने 2 फैक्टर थ्योरी का नाम दिया है, जो कि बेसिकली हर्बर्ग के द्वारा डिफाइन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो उनके एम्प्लॉय है वो मेंटेनेंस, हाइजीन इनके थ्रू मोटिवेट होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस दे रखा है मेंटेनेंस हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर फैक्टर दोनों के बीच में दे रखा है कि जो मेंटेनेंस हाइजीन फैक्टर इसके अंदर कंपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सैलरी को इंक्लूड किया जाता है, बट जो मोटिवेशनल फैक्टर है उसके अंदर अचीवमेंट को किया जाता है। क्योंकि मोटिवेशन फैक्टर मतलब हमारे मनी से रिलेट तो रहता है, ये साथ ही साथ कई इसके अंदर ऐसे पॉइंट इंक्लूड होते हैं जो कि हमारे जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेट होता है, साथ ही साथ वो मनी से रिलेट ना हो के हमारे जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो आत्मविश्वास है, इनसे ज़्यादा वो रिलेट हो जाता है मोटिवेशन के लिए। तो इसके अंदर अचीवमेंट इंक्लूड किया जाता है, इसके अंदर टेक्निकल सुपरविजन हो गया, वर्किंग कंडीशन, पर्सनल लाइफ, इंटरपर्सनल रिलेशन विद सुपरवाइजर, इंटरपर्सनल रिलेशन विद पीयर्स हो गए। पीयर्स का मतलब होता है जो हमारे जैसे कि हमारे जो सहयोगी जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं उनको बोला जाता है इंटरपर्सनल रिलेशन विद सबॉर्डिनेट, कि हमारे जो मतलब कि एक ही लेवल पे जब बहुत सारे पर्सन काम करते हैं तो वो एक दूसरे के सबॉर्डिनेट कहलाते हैं। तो इनका आपस में किस तरीके से रिलेशन है, तो इसको डिफाइन किया गया है किसके अंदर, मेंटेनेंस हाइजीन फैक्टर के अंदर। और मोटिवेशनल फैक्टर के अंदर अचीवमेंट हो गया, रिकॉग्नाइजेशन हो गया, एडवांसमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। इसके साथ ही मोटिवेशन फैक्टर बताया गया कि ये ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि हमें कैपेबल करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं हमें हायर परफॉर्मेंस के लिए। हायर परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि अगर हम अपने अंदर से मोटिवेट रहेंगे, मीन्स हम अपने काम के प्रति ज़्यादा लगन लगाएंगे, तो वो जो फैक्टर है या वो जो रीज़न है हमें काफ़ी स्टिमुलेट करेगा, साथ ही साथ हमें कैपेबल बनाएगा, हमारे अंदर ये स्किल डेवलपमेंट करेगा। और अदरवाइज़ अगर हमारे अंदर वो स्किल नहीं भी है तो वो स्किल अचीव करने में हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा। तो आई थिंक आप मेरी लैंग्वेज को कनेक्ट कर पा रहे हो कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, कि ये हमारे परफॉर्मेंस को बेटर करने में कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगा, हमें उसकी तरफ मोटिवेट करेगा जाने के लिए, सीखने के लिए। द मोटिवेटिव अपॉर्चुनिटीज टू बिकम मोर एक्सपर्ट एंड टू हैंडल मोर डिमांडिंग असाइनमेंट, कि ये सारी जो चीज़ें हैं हमें अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कि हमारे सामने कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, साथ ही साथ चीज़ों को हैंडल करने के लिए, या डिमांडिंग के अकॉर्डिंग जो भी असाइनमेंट है, जो भी हमारे सामने वर्क है, उन सभी को अचीव करने में, काम करने में काफ़ी हेल्प करेगा। लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी, और लीड करने में जो एक हमारा हायर प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, चाहे हमारा प्रोडक्ट हो, चाहे हमारी सर्विसेज हो, उन सभी को अचीव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके साथ में इंपॉर्टेंट लाइन बताया गया है कि एब्सेंस ऑफ दिस फैक्टर मे नॉट लीड टू स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन, इंस्टेड दे हैव नो मोटिवेशन नॉट सेटिस्फैक्शन, कि अगर इस फैक्टर की एब्सेंस हो जाए, मीन्स ये सारे फैक्टर हमारे वर्क प्लेस पे ना हो, मतलब कि हमारे काम से इनका कोई मतलब ना हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे डिससेटिस्फैक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मीन्स आपके पास में कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा, आप अपने काम के लिए सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, तो आपका काम के प्रति वो एक लगन नहीं रहेगा जो कि एक मोटिवेटेड पर्सन में होता है। तो ये बताया गया है कि इसके एब्सेंस में किस तरह के कंडीशन रहेंगे और इसके प्रेजेंस में किस तरह के कंडीशन रहेंगे। देयर आर जॉब कंटेंट फैक्टर एंड, इसके साथ में बताया गया इसके अंदर कुछ चीज़ें होती है जो कि हमें काफ़ी इंस्पायर करती है, मोटिवेट करता है। बस ये सिंपल सा थोड़ा सा इसके अंदर पॉइंट इंक्लूड था, ज़्यादा लंबा ये लेंथी आपका टॉपिक नहीं था, बट आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। सो मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद रिवॉर्ड सिस्टम है, इसको हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। जो ये जितने भी थ्योरी बताए गए इनको मैंने वीडियो के लास्ट में कवर किया है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि रिवॉर्ड सिस्टम को हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारा एक्स एंड वाई थ्योरी, इक्विटी शेयर, ये रहता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हम किस तरीके से अपने इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करेंगे, इन चीज़ों को किस तरीके से हम निर्धारित करेंगे। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इफेक्टिवनेस है वो रेफर करता है कि हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट स्टार्टेड एम्स, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी फर्म ने अपने एम को किस तरीके से स्टार्ट किया था या किस तरीके से सोचा था, उसको ये रेफर करता है, मतलब उसको ये प्रदर्शित करता है या उसको
एक तरीके से वो एक तरीके से जैसे आइडिया देता है, इस तरीके से उसको रेफर करता है, प्रदर्शित करता है। ए बिजनेस द स्ट्रगल टू मीट हिज ऑब्जेक्टिव एंड इज़ अनप्रॉफिटेबल, कि बताता है कि एक बिजनेस है जो किस तरीके से स्ट्रगल करता है अपने ऑब्जेक्टिव को और अपने अनप्रॉफिटेबल को एक तरीके से ना लाने के लिए, मीन्स प्रॉफिट को लाने के लिए, साथ ही साथ अपने ऑब्जेक्टिव को गोल करने के लिए, अचीव करने के लिए किस तरीके से स्ट्रगल करता है। फॉर इंस्टेंस कुड बी कंसिडर्ड एन इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, कि ये सारी चीज़ें क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अनइफेक्टिव की तरफ लेके जाता है अगर हमारे बिजनेस में अनप्रॉफिटेबल सिचुएशन आ जाता है तो। ऑन दैट ऑपरेटिव स्मूथली एंड अचीव इट गोल हावेवर वुड बी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर स्मूथली अपना काम कर रहा है, अपने सारे गोल को अचीव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिव तरीके से अपना काम कर रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इफेक्टिवनेस का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से प्रभावित है या कोई बिजनेस किस तरीके से स्ट्रांग है, उसकी गुडविल क्यों है ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, जिसको हम कहते हैं कि किस तरीके से हमने डिटरमाइन किया अपनी इफेक्टिवनेस को, जो कि किसी भी बिजनेस से रिलेट हो सकता है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट इंक्लूड किया गया जो कि बताता है कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से इफेक्टिवनेस को प्रदर्शित करता है या उसको ये रेफर करता है। तो सबसे फर्स्टली बताया गया पीपल, एम्प्लॉय ऑपरेट एंड मैनेज ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आपको पता है एम्प्लॉय है, पीपल ही है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में पीपल बोलते हैं। एज ए जॉब हम जॉब प्लेस पर उसको हम एम्प्लॉय बोलते हैं। तो जो एम्प्लॉय है वही हमारे काम को ऑपरेट करता है, मैनेज करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो हम कह सकते हैं कि सो इट इज़ ओनली नेचुरल दैट देयर परफॉर्मेंस विल अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं जो एक पर्सन है, जो एक एम्प्लॉय है, वही सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को। इसके अंदर कुछ एरिया इंक्लूड किया गया। सबसे फर्स्टली स्किल, कि किस तरीके से एम्प्लॉय का जो स्किल है वो फास्ट है, मोर प्रोडक्टिविटी एंड मोर इफेक्टिव को प्रदर्शित करता है या उसको अचीव करने में काफ़ी हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट है हमारा बिहेवियर, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन प्लेस पे हमारे बिहेवियर कैसा है, हमारे एम्प्लॉय के बिहेवियर कैसे है, हमारे जो टॉप लेवल के मैनेजर है, मीन्स ओवरऑल हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी पर्सन जुड़े हुए उन सभी के बिहेवियर कैसे हैं, या साथ ही साथ कह सकते हैं कि उनका जो बिहेवियर है वो किस तरीके से काम को अचीव करने में हेल्प करता है। Employees that are cooperative and driven will work better together and produce better result, कि जो एम्प्लॉय है वो किस तरीके से कोऑपरेट करते हुए बेटर तरीके से साथ में मिलके, मतलब बेटर टुगेदर, साथ में मिलके किसी काम को कंप्लीट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बेटर रिजल्ट को। तो ये मतलब एक पॉइंट है जो कि बताता है कि किस तरीके से बिहेवियर किसी भी पीपल का, किसी भी एम्प्लॉय का एक बिजनेस के अंदर उसके इफेक्टिवनेस को बताता है। उसके बाद है कल्चर, जो कि हमारे वैल्यूज़ को, हमारे बिलीफ को, हमारे अजम्पशन को प्रदर्शित करता है या उसके अंदर इंक्लूड की जाती है। एंड इन अफेक्ट हाउ दे इंटरेक्ट, और ये साथ ही अफेक्ट करता है कि किस तरीके से हम इंटरेक्ट होते हैं किसी भी काम के प्रति, किसी भी दूसरे चीज़ के प्रति, वर्क करते हैं टुगेदर में एंड परफॉर्म देयर जॉब अमंग द अदर थिंग्स, कि किस तरीके से हम साथ में मिलकर वहाँ पे हमारे जो अलग अलग वैल्यूज़ है, कल्चर है, उन सभी को रिलेट करते हुए एक साथ हम अपने काम को कंप्लीट वे में लेके आते हैं। तो इस तरीके से एक एम्प्लॉय के 3 इसके अंदर पॉइंट इंक्लूड किए गए। चाहे तो आप इसको इतना समझ के और 2-4 पॉइंट को जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो फर्स्टली ये था कि जो पीपल है, पीपल के अंदर कुछ पॉइंट इंक्लूड है जो कि हमारे बिजनेस के अंदर या किसी भी बिजनेस के इफेक्टिवनेस को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। उसके बाद है कि किस तरीके से प्रोसेस है, सिस्टम है, हमारे बिजनेस के अंदर कौन सा सिस्टम है, हम किस तरीके से उसको फॉलो करते हैं, हमारा कैसा सफिशेंट है, इनसफिशेंट है, या बोल सकते हैं कि किस तरीके से स्लो है, प्रॉफिटेबल है, एफिशिएंट है, मिक्सचर ऑफ ऑल दिस, ये सारी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। अब प्रोसेसेस एंड सिस्टम के अंदर भी कुछ पॉइंट इंक्लूड है। फर्स्ट है वर्क फ्लो, कि एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ वर्क फ्लो कैन बी इफेक्टिव, इन एफिशिएंट और समवेयर इन बिटवीन, कि किस तरीके से जो एम्प्लॉय वर्क फ्लो है वो एक तरीके से एफिशिएंट तरीके से या इन एफिशिएंट तरीके से या ओवरऑल सब जगह समवेयर किस तरीके से काम कर रहे हैं, या बोल सकते हैं जो वर्क का फ्लो है वो किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है कंट्रीब्यूशन को, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्लूड है। मीन्स अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊँ तो काम की रफ्तार क्या है, उसकी फ़्लो कैसी जा रही है, इफेक्टिव की तरफ जा रही है, प्रॉफिट की तरफ जा रही है, लॉस की तरफ जा रहा है, मतलब क्या वो शो कर रहा है, वो काम का जो एक रवैया है, एक तरीका है, वो उसका फ़्लो कैसा है, वो ऊंचा नीचा, मतलब किस तरीके से काम जो है वो कंप्लीट हो रहा है, उसका नेचर क्या है, तो वो कहलाता है हमारा वर्क फ्लो। उसके बाद है प्रोसीजर, की किस तरीके से प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं, अपने सिस्टम को किस तरीके से, कौन से प्रोसीजर को यूज़ करके हम उसको मेंटेन करते हैं, काम को इंटरनली एक्सटर्नली सारे प्रोसीजर हमारे बिजनेस के अंदर हमने डिसाइड करे रहते हैं, जिसको हम फॉलो करके अपने काम को कंप्लीट करते हैं।
उसके बाद है बिजनेस प्रोसेस, ए सेट ऑफ टास्क, प्रोसीजर और एक्टिविटीज़ विल ऑल्सो अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ए गिवन बिजनेस फंक्शन। और अपने बिजनेस के अंदर जो भी फंक्शनिंग का काम है, परफॉर्मेंस का काम है, उसको हम किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं, अपने प्रोसीजर को या जो भी टास्क हमारे सामने हैं उसको हम किस तरीके से एक तरीके से कंप्लीट करते हैं या उसको किस तरीके से हम हैंडल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस प्रोसेसेस। उसके बाद नेक्स्ट है टूल एंड टेक्नोलॉजी। हमारे बिजनेस के अंदर जो भी हम टूल टेक्नोलॉजी इन सभी का यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह का कर रहे हैं, कितना स्किल का यूज़ कर रहे हैं, हमारी एम्प्लॉय की स्किल कैसी है, या हम जितने भी टूल्स हैं उनको इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से किस तरीके से यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम हम मेंटेन करके, या मार्केट के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज जो भी रहती है हमारे मार्केट के अंदर उन सभी को यूज़ करके हम अपने बिजनेस के अंदर इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ पॉइंट इंक्लूड है। फर्स्ट है सॉफ्टवेयर, कि द राइट सॉफ्टवेयर स्पेशली एट द एंटरप्राइज लेवल, कि हमारे एंटरप्राइज लेवल पे सबसे फर्स्टली है कि राइट सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, कैन मेक ए बिग इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, कि ये जो चीज़ है हमारे बिजनेस के एफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि काम को किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा ही, या अगर काम जो है अगर वो हाथ से किया जाता है, मीन्स वो बिजनेस मशीन से इतना रिलेट नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ यूजेस आ ही जाते हैं सॉफ्टवेयर का। और नहीं अगर हमारा फील्ड ही सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो उसमें सॉफ्टवेयर का ही पूरी तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि राइट सॉफ्टवेयर का होना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कि हमारे जो बिज़नेस के अंदर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके का, मॉडर्न आईटी सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, या हम किस तरीके से अपनी स्पीड को, एफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को और मैंने जितने भी प्रोसेसेस हैं इन सभी को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, या किस तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, तो इसको इसमें बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोडक्टिविटी एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको हम किस तरीके से ट्रेन करें, कंट्रीब्यूट करें अपने बिजनेस को इफेक्टिवनेस को बढ़ाने में। उसके बाद है विजन, मिशन एंड स्ट्रेटजी, कि इसके अंदर भी कुछ पॉइंट इंक्लूड है। सबसे फर्स्ट है फिलोसफी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इन इंक्लूड स्ट्रेटजी ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यू, प्रॉफिट स्ट्रेटजी, कॉम्पिटिशन लेवल और हाउ इट कैन ऐड वैल्यू टू सोसाइटी और इट्स लोकल कम्युनिटी, कि हमारे बिजनेस के अंदर फिलोसफी कैसी है, हम अपने अंदर कौन सी रणनीति का यूज़ करें, हमारे प्रॉफिट का जो एक हमने सेटअप कर रखा है वो कैसा है, हमारा कॉम्पिटिशन लेवल कैसा है, या हमारे सोसाइटी के अंदर हमारे बिजनेस की वैल्यू कैसी है, हमारी लोकल कम्युनिटी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है जिसको हम कहते हैं फिलोसफी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है मार्केट पोजीशनिंग, कि हमारे बिजनेस की, हमारे फर्म की मार्केट में कैसी पोजीशन है, किस तरीके से उसका एक गुडविल बना हुआ है, या हम अपने काम को किस तरीके से एफिशिएंसी से, प्रॉफिटेबिलिटी से करते हैं, ये सारी चीज़ें जो अफेक्ट करती है उसको हम कहते हैं मार्केट पोजीशनिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि जैसे कि आप देखोगे कोई बिजनेस है उसका काफ़ी ज़्यादा नाम है, भले ही उसके प्रोडक्ट इतने खास ना हो बट उसका जो नाम है वो काफ़ी बेटर है, मार्केट में उसका काफ़ी ज़्यादा नाम है, मीन्स मार्केट पोजीशनिंग उसकी काफ़ी बेटर है। अब दूसरा प्रोडक्ट है वो काफ़ी बेटर प्रोडक्ट दे रहा है, उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बट मार्केट में उसकी पोजीशन, उसका नाम इतना नहीं है, गुडविल इतनी अच्छी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उस बिज़नेस का मार्केट पोजीशनिंग इतनी खास नहीं है। तो ये सारे पॉइंट है जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस को एक तरीके से अफेक्ट करते हैं। कहने का मतलब है, देखो आप जो भी टॉपिक करोगे हर चीज़ जो है बिजनेस को अफेक्ट ही करता है, और इन सभी चीज़ों को हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट टॉपिक जो हमारा सिलेबस है इसके अंदर हम इसको कवर करते हैं, पढ़ते हैं। तो हर चीज़ बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। तो अपने टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो सी पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, कि अब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाई लेवल स्ट्रेटजी विल अफेक्ट हाउ वेल द कंपनी परफॉर्म विद इन इट्स मार्केट, इट्स इंडस्ट्री, अमंग इट्स कस्टमर, कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके की रणनीति रखते हैं, मतलब हाई लेवल का, लो लेवल का, मीन्स अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं अपने, अब चाहे हमारे वो कस्टमर हो, चाहे हमारा वो मार्केट हो, इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी पीपल हो, सप्लायर हो, मतलब ओवरऑल जो भी हमारे सामने वाला पर्सन है, उसके लिए हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके की रणनीति अपनाता है, तो उसको हम कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी कैसी, उसकी रणनीतियाँ कैसी हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि जो बिजनेस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका जो उसकी जो संरचना है वो कैसी है। तो हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड विल ऑल्सो इम्पैक्ट इफेक्टिवनेस, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, संरचना, वो काफ़ी ज़्यादा इसको इफेक्ट करता है। तो
आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, वो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी जिसमें हम अपने एक्स एंड वाई और इक्विटी जो हमारा इक्विटी शेयर वाला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसको हम कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिपीट कर ले। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप वीडियो के यहाँ तक बने हुए तो थैंक यू सो मच। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे, वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे फर्स्ट बार अगर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।